अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पहला एक मैसेज, फिर आपके सामने कुछ पाकिस्तान की स्टोरीज रखना चाहूँगा। ये सुनीता राव, मेरी बहन बेटी जो भी हैं, इन्होंने यूट्यूब पे नीचे कमेंट किया है कि ये जो शुरू में इंट्रोडक्शन की जो वीडियो के शुरू में मेरी 18 सेकेंड का इंट्रोडक्टरी वो होता है ना हमारा हिंद का, उसकी म्यूज़िक बहुत लाउड होती है और कानों को चुभती है, तो उसको ज़रा चेंज करें। ये मुझे पहले भी 2-3 लोगों ने कहा था, तो मेरे भाई बहनों का विश मेरे लिए कमांड की हैसियत रखती है। ये इंट्रोडक्शन आज से 4 साल पहले मुझे किसी ने बना के दिया था। मुझे तो ये सब चीज़ें करनी आती नहीं। ये जो एडिटिंग में आजकल जो कर लेता हूँ ना, ये भी बड़ी मुश्किल से सीखी है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन बनाना ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने अपने एक दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट की है, तो मेरी बहन बहुत जल्द आपकी इस म्यूज़िक से जान छूट जाएगी। जैसे ही नया इंट्रोडक्शन बन जाता है वो हम लगा देंगे, लेकिन ये शुरू में थोड़ा कुछ तो लगाना होता है ना। तो वैसे भी रिपब्लिक टीवी और दूसरे टीवी की जो हम म्यूज़िक देखते हैं वो तो बहुत ही चिंगाड़ती हुई आवाज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल आपको भारी लगता है तो ये चेंज हो जाएगा। थोड़ा टाइम दें, बहुत जल्द इसको चेंज कर देंगे। दूसरा, एक हमारे गुजरात में सौराष्ट्र से, मेरे आजक गांव के इलाके से, एक जगह से, आजक से नहीं, उधर ही के एक इलाके से मेरे कुछ मित्र हैं, दोस्त हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि पाकिस्तान में थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में राणा हमीर सिंह एक हिंदू राजपूत लीडर है और वो सभी मुसलमान उससे डरते हैं, सभी हिंदुओं को का रक्षक है और हिंदुओं का वो शेर है। ऐसा बहुत कुछ सोशल मीडिया में सुना है। क्या आरिफ भाई ये सब सही है? हमने यहाँ केसोद, बांटवा, जूनागढ़ वगैरह में मेरे दोस्त हैं, वो बहुत चर्चा होती है, तो सच्चाई का पता नहीं चलता, आप ज़रा बताइए। बाकी उन्होंने यही कहा कि आप बहुत बिज़ी रहते हैं, मुझे पता है, वगैरह वगैरह। तो मैं भी इससे आदमी से, मुझे भी तो इसका पता नहीं था कि कौन है ये। मैंने फिर इंक्वायरी की, पता किया। एक तो मेरे एक मित्र हैं महेश वासु जी। महेश वासु जी माइनॉरिटीज़, पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और अकेले बड़ी मेहनत से चीज़ें लाते हैं। वो मंथली रिपोर्ट्स निकालते हैं, कितने फोर्स कन्वर्जन हुई, कितना कुछ हुआ, कितने हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, ये मंथली इनकी रिपोर्ट आती है जो मुझे भी भेजते हैं। उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये राणा साहब की एक वीडियो भेजी है। पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ की जनसंख्या है। 22 करोड़, 22 करोड़ के अंदर 4% मुश्किल से हिंदू हुआ, क्रिश्चियन हुआ, बुद्ध मत के हुए या सिख मत के हुए, 4%, जिसमें 1.5-2% जो है वो हिंदुओं का है। बाकी मुसलमान। छोटी बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है आगे आपके क्या सवाल आएंगे। ये मैं यूज्ड हूं, इस लोली से मैं यूज्ड हूं। अब आप ये सोचें एक मिनट के लिए कि 98% या 95% जिस देश में मुसलमान रहता हो, एक मिनट के लिए नहीं, एक पल के लिए अगर जब वो ये सोच ले, एक पल के लिए वो सोच ले कि मेरे को यहां पे माइनॉरिटी, दूसरा मजहब का रखना ही नहीं है, कितनी देर करेगा?
माना ये पाकिस्तान सरकार एक बार सोच ले एक सेकंड के लिए कि इन सबको कन्वर्ट करना है या इन सबको देश से निकालना है, कितनी देर लगी? 1.5 मिनट की। और फिर मैंने कई जगहों से पता किया है तो मुझे ये पता चला है कि इसकी अपनी चौधराहट है, इसकी अपनी ज़मीनें हैं, जागीरें हैं, और बिल्कुल भी कोई इतना फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, थरपारकर में हिंदुओं की हालत ख़राब है, तो एज सच इनकी कोई वो वहाँ पे कुछ करते वर्ते हैं नहीं हिंदुओं के लिए। और मुसलमान इनसे क्या डरेंगे, ये मुसलमानों के दबाव में खुद रहते हैं, ये मैंने सुना है। मेरा ज़ाहिर है मैं इनको डायरेक्टली जानता नहीं हूँ, और मैंने कुछ लोगों से पता किया है तो बताया ये गया है, और वहाँ पे इतना फोर्स कन्वर्जन होता है। दूसरा एक और मुझे किसी ने कहा बताया कि मिट्टी में 98%, मिट्टी सिंध का एक इलाका है, वहाँ 98% हिंदू हैं, जो मैं नहीं समझता कि सच है। बहुत सारे हिंदू होंगे उधर, लेकिन 98% नहीं, मैं नहीं समझता कि इवन 50% से ज़्यादा पाकिस्तान के किसी भी इलाके में नॉन मुस्लिम होंगे। ये मेरी अपनी सोच है। फिर भी मैं इंक्वायरियाँ करूँगा, अगर कहीं से मुझे सच पता चला, और वैसे भी सच पता नीचे कमेंट्स में ही पता चल जाएगा, लोग मुझे ईमेल भेज देंगे कुछ ना कुछ, जहाँ लगता है लोगों को कि मैं कहीं सही कर वो नहीं है मेरी असेसमेंट, तो मुझे गाइड कर देते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये इस हवाले से था, और साथ ही बात निकली है तो ये देखें, पाकिस्तान में हिंदू शादीशुदा राधिका को ज़बरदस्ती इस्लाम कन्वर्ट किया गया। जावेद अहमद कादरी धड़की सिंध में, ये रोज़ की बात है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि। और साथ में मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आरिफ भाई आपकी वीडियो लोग लगाते हैं और आपकी इजाज़त होती है, तो मेरी इजाज़त किसी को नहीं होती भाई। लेकिन अब मैं लोगों के पीछे, मतलब अफसोस ही होता है कि ये चोरी, डायरेक्ट चोरी होती है ये। और ये देखें, ये मेरी फ्रांस वाली वीडियो सिर्फ 11 घंटे में तकरीबन 2 लाख व्यू। तो ठीक है, हम किसी की रोज़ी का ज़रिया बन जाते हैं, अब क्या करें, ठीक है ना। तो हैविंग सेड दैट, अजीज़ दोस्तों, अभी खालिस्तानी वापस उठे हैं। जब ये पनून की मौत का ड्रामा चला था तो वापस उठे हैं, अज़ाइलम अपनी पक्की करवा रहे हैं ISI से, क्योंकि इसमें 2 किस्म के लोग हैं। जो टॉप पे बैठे हैं वो ISI से माल लेते हैं, और जो नीचे बैठे हैं वो अज़ाइलम, जो ईंधन बनते हैं, जो फ्यूल बनते हैं, जो नीचे आके शोर मचाना, तोड़ फोड़ करना, इस बहाने इनको अज़ाइलम मिल जाती है कि आप देखो हम इंडिया तो जा नहीं सकते भाई। तो बार बार साबित कर चुके हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये देख लें, साउथ होल में ये पाकिस्तानी झंडे के साथ पाकिस्तानी लोग सिखों के साथ हैं, और यह आगा जूस सेंटर हमारे गुजराती भाई का है। इसकी कई ब्रांचेस हैं, ग्रीन स्ट्रीट पे भी है, इल्फर्ड में भी है, साउथ हॉल में भी है। ये झंडे लेके पाकिस्तान ओपनली, भारत बलूचिस्तान सिंध के बारे में बात भी नहीं करता, ये ओपनली पाकिस्तान झंडा लेके पाकिस्तानी घुसे होते हैं। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, जिनीवा की रैली का हवाला कई बार दे चुका हूँ। तो ये खेल इस तरह चल रहा है। अजीज दोस्तों, POK के प्राइम मिनिस्टर हटा दिए गए। इमरान खान हटा तो उसके सारे जगह से हटाना था, तो आर्मी ने उसको हटा के अपना एक और पॉपिट बिठा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो इमरान खान के चीफ मिनिस्टर, सॉरी, वहाँ पे उसको तो प्रोविंस बनाया हुआ है ना पाकिस्तान ने, गिलगित बल्तिस्तान को, उसको हटाया, दूसरे को लाए, दूसरे की डिग्री जाली निकली, अब उसको भी हटाया, एक और पॉपिट बिठाया है। ये गिलगित बल्तिस्तान और POK की हालत है। अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी, अब मैं कितनी वीडियो आपको दिखाऊं। POK में
प्रोटेस्ट करती हुई औरतों को पुलिस वालों ने, मेल पुलिस वालों ने वैन में भर भर के ले गए। अब उसमें शोर शराबा ये वो था, तो इसलिए वो यूट्यूब भी अलाउ नहीं करेगा। लेकिन ये पीओके और गिलगित बल्तिस्तान की हालत है। कश्मीर में अभी बुरहान वानी की मरने की डेट आई थी, जो मरा था जिस तारीख को, उस पर एनिवर्सरी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन लाइफ नॉर्मली चलती रही। किसी को याद भी नहीं था कि बुरहानुद्दीन वानी आज मरा था। और कश्मीरी लोग बहुत खुश हैं कि टेररिस्टों से जान छूटी, खस कम जहां पाक, कि टेररिस्टों ने इनकी ज़िंदगी हराम की हुई थी। क्योंकि कश्मीर जब जल रहा था टेररिज्म में, तो कश्मीरी ही तकलीफ़ में थे, वहाँ के रेसिडेंट सारे तकलीफ़ में थे। तो अब यह है कि वहाँ पे कारोबार ज़िंदगी बहुत नॉर्मल हो गया है, लोग प्रोस्पेरस होते जा रहे हैं, लाइफ इज़ गेटिंग ईजियर। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है वो तकलीफ़ में है। अजीज़ दोस्तों, ये ब्रिटिश एयरवेज़ और वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान से अपना पूरा सिस्टम बंद कर दिया है, और पाकिस्तान में अब इनकी आखिरी फ़्लाइट लास्ट वीकेंड पे उड़ गई इस्लामाबाद से। इन्होंने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ टोटली बढ़ता जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, केपीके में शादी में म्यूज़िक बजाने पे पाबंदी है, और जो इसके ख़िलाफ़ जाएगा, जो म्यूज़िक बजाएगा शादी में, उसका जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा। ये सरकारी ऐलान नहीं है, ये उलमा मौलवियों से का ऐलान है। तो मौलवी डिसाइड्स एवरीथिंग। इस्लाम का ऐसा डंका बजा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस पे मुझे एक चीज़ याद आई कि पाकिस्तान में कराची में जिना का मज़ार है। जिना का मज़ार प्राइम लोकेशन पे कई 100 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है, जगह कब्ज़ा किया हुआ है इसने, सबसे बड़ा लैंड ग्रेबर बना। वो इंडिया की इतनी बड़ी ज़मीन ले ली, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, और अब उधर मरने के बाद भी उसने इतनी बड़ी, वो जमशेद टाउन में था। तो उस मज़ार की जो कमेटी थी उसका भी मैं हेड था, और उसमें मुझे सबसे बड़ा मसला ये होता था कि हर आए दिन योम पाकिस्तान, 14 अगस्त, 23 मार्च, जिना की बरसी, जिना की बर्थडे, कोई ना कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते थे उधर, और मुझे सुबह 6 बजे वहाँ बैठना पड़ता था जाके इनके इस्तकबाल के लिए, और 2 दिन पहले से पूरी सफाइयाँ और वो करानी। वो पाकिस्तान में डेटिंग का सबसे बड़ा अड्डा है, जिना का मज़ार, और उसकी वीडियोस वायरल हैं गूगल पे कई सालों से, कि वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब काम कर जाते उधर ही, क्योंकि इतना बड़ा है, जंगलों जैसा गार्डन है इसका, कई झाड़ियों के कोने में छुप के सब काम कर जाते हैं। वहाँ पे जो सबसे बड़ा गंदगी होती है ना, वो चौकीदार का कमरा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का कमरा है, इसको चौकीदार का कमरा कहा जाता है। वहाँ पे एक 18 साल की लड़की का 3 रोज़ तक गैंगरेप होता रहा। 3 दिन बाद वो मज़ार से निकली, गेट के पास एक रेंजर्स की गाड़ी खड़ी थी, उसको उन्होंने बताया। अब इस पे एक एसएसपी नियाज खोसा ने बताया पूरी स्टोरी कि 2008 में एक फैमिली आई थी मज़ार कायद पे घूमने के लिए, मज़ार जिना। तो घूमते घूमते इनकी 18 साल की लड़की को, कुबरा नाम था, वो गायब हो गई, उसको कोई उठा के ले गया। बहुत शोर हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। उस वक्त क्या है जी, अज़हर फारूकी ने एसएसपी नियाज खोसा जो स्टोरी बता रहे हैं उनको कहा कि ढूंढो, मैंने भी बहुत ढूंढा। तीसरे दिन जब लड़की मज़ार से निकली तो रेंजर्स को बताया, तो रेंजर्स ने मेरे हवाले ब्रिगेड थाने में किया। ब्रिगेड थाना भी मेरे कंट्रोल में था।
लड़की ने बताया कि घूमने के दौरान एक लड़के ने वहाँ पे सबको शरबत पिलाने का ड्रामा कर रहा था, तो मुझे शरबत पिलाया। जैसे ही मैं शरबत पिया मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो चौकीदार के कमरे में थी। पुलिस ने इसका मेडिकल कराया, डीएनए सैंपल इसकी लड़की के कपड़ों से लिए और चौकीदार के कमरे को चेक किया तो वहाँ पे ज़मीन पे इतनी गंदगी और इतनी चीज़ें नज़र आईं कि इनको लगा कि यहाँ पे डीएनए उठाना ज़रूरी है। तो वहाँ से डीएनए उठाए गए। कुछ महीने बाद जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो एसएसपी साहब कह रहे हैं कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि जो कमरा था ना, उसकी चटाई जो बिछी हुई होती है ज़मीन पे, उस पे 6000 डीएनए निकले। यानी वहाँ पे कंटिन्यूस कितनी लड़कियों का काम होता रहता था, कितनी लड़कियों के बलात्कार होते रहते थे कि 6000 डीएनए निकले। जब ये ऊपर मैंने बात की, एसएसपी साहब कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये खबर बाहर नहीं निकलने देना वरना तो कयामत मच जाएगी और जिना के मज़ार पे तो ये तो बदनामी होगी। तो फिर इसने कहा कि हमने, आईजी साहब ने मुझे कहा कि साइलेंटली इस पे काम करो। तो उसने कहा कि हमने वहाँ पे मज़ार में जितना स्टाफ था ना, बड़े तरीके से मैंने अपने स्टाफ को कहा कि कोई छाबड़ी वाला बन जाए, कोई कुछ वाला बन जाए, कोई चाय वाला बन जाए और इनके डीएनए गिलास विलास पे और इधर उधर लेने की कोशिश करो। इस तरह कहता है। कई महीनों के बाद हमने इनके डीएनए सबके जमा किए तो पता चला कि तकरीबन सारे के सारे उस 6000 डीएनए में इनके डीएनए मौजूद थे। बोला हमने उस लड़की के जो जिस्म से जो डीएनए मिले थे उससे लोग पकड़े गए और 3 लड़कों को हमने, मुल्जिमान को, 3 मुजरिमों को हमने पकड़ा और सब करके हमने डीएनए की रिपोर्ट के साथ, जो कि साबित करता है कि इन 3 ने रेप किया था, अदालत में पेश किया। 2008 का वाक़या 2013 में ट्रायल कोर्ट में ये पेश किया गया। तो जज साहब ने कहा कि बाइज्जत बरी तीनों को मैं करता हूँ, इसलिए कि डीएनए इज़ नॉट इस्लामिक एंड डीएनए की गवाही इस्लामिक नहीं है, इसलिए इनके ऊपर रेप साबित नहीं होता। ये है बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऐसे ही मेरे सामने ये स्टोरी आई तो मैंने कहा आपके सामने रखूं। ये इस्लामिक पाकिस्तान में इस साल 1790 लोगों को हज फ्री में कराया गया। 1790 का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6, वही माँ 2 3 4 5। भाई साहब ये कितने बन गए यार, मैं हिसाब किताब करते करते थक जाऊंगा। इक्का दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ओ मुरवत 300 करोड़ रुपए का हज फ्री में हुआ है कम से कम। और ये तो सरकारी लोग थे, इनके तो प्रोटोकॉल ही अजीब। 1790 सरकारी खर्च पे हज करने गए। अब मैं बोलूं कि अल्लाह को, आप इनको मुसलमान कैसे कह सकते हैं जो बिलीव ही नहीं करते कि अल्लाह हर जगह है, अल्लाह देख रहा है। ये कुरान में बार बार है, हदीसों में है। अजीज दोस्तों, ये हैं हमारे पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च की गई कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, इसलिए कि पता लगा कि सऊदी अरब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जहाँ माल वहाँ पे आर्मी पहुँच गए। आसिम मुनीर, मतलब आप इकोनॉमिक पॉलिसी की मीटिंग देखें तो आसिम मुनीर, कमेटियाँ बने तो हर कमेटी में आर्मी, एग्रीकल्चर पॉलिसी बने तो आसिम मुनीर, आर्मी,
सिक्योरिटी इनका काम है, वो दे नहीं पा रहे। अभी अभी खबर आई है कि केपीके के लोगों ने वार्निंग दे दी है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, इसलिए कि इतना क्राइम रेट बढ़ गया है, टेररिज्म के अलावा क्राइम रेट। हालांकि केपीके बलूचिस्तान और सिंध में आर्मी है, लेकिन क्राइम जब खुद ही करवाएंगे तो फिर क्या होगा? एक्सटॉर्शन टॉप पे जा रहा है, लूट मार टॉप पे जा रही है। तो जो इनका काम है वो कर नहीं पा रहे। कश्मीर आज़ाद कराना है, उसके लिए वो देखते हैं इंडियन आर्मी को 71 याद आ जाता है कि पिछली बार तो 93,000 वो भी इंदिरा गांधी थी, छोड़ दिया था, दामाद बना के रखा, 2 साल खूब खिलाया पिलाया, और फिर भुट्टो साहब के आगे ढेर हो गई इंदिरा गांधी और दे दिया। इस बार तो मोदी जी है, अमित शाह है, जयशंकर जी हैं, वो राजनाथ जी हैं, और इस बार तो आर्मी भी भरी पड़ी है। तो वो करीब भी नहीं जा रहे, कह रहे नहीं भाई नहीं, सिविलियन के बच्चों को टेररिस्ट बना बना के भेजो, खालिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाओ, मरने के लिए भेजो, ड्रोन से चीज़ें भेज दो। पाकिस्तान आर्मी हम जाएंगे नहीं भाई भारत से लड़ने के लिए, अपने काम नहीं करने जो करने के हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे, एजुकेशन पॉलिसी में ये आगे आगे, हेल्थ में हर जगह, हर चीज़ में जहाँ माल बनता है वहाँ पे ही आगे आगे, अदरवाइज कहीं नहीं। और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, ये इस वक्त रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा बूट अच्छे चमका सकता है आसिम मुनीर के। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ के खिलाफ कैंपेन वापस शुरू हो गई है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबे तुम्हारी आर्मी चीफ जो काम ही ऐसे कर रहा है, डेमोक्रेसी को ये कभी चलने नहीं दिया, इकोनॉमी को सत्यानाश कर दिया, अपने पापा जॉन्स पूरी दुनिया में बना लिए, तो फिर इसके खिलाफ कैंपेन नहीं, सच बोला जा रहा है। हर चीज में आर्मी आपको मिलेगी, हर चीज में। ये लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम तो आर्मी भाई साहब खड़ी है यार, लैंड तो इनका काम है, सबसे बड़े लैंड ग्रैबर हैं। दुनिया भर की आर्मी दूसरे मुल्कों पे जाती है, हमला करके जमीन कब्जा करती है, ये अपने ही मुल्क की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, लैंड ग्रैबर हैं। दुनिया की किसी कंट्री में आपको डीएचए, अस्करे, बहरिया टाउन नहीं मिलेंगे। ये टू नेशन थ्योरी है, ये टू नेशन थ्योरी। ये ब्यूरोक्रेट खड़ा है, गरीब आदमी बेचारा, इसको छतरी, वो ये अपने हाथ से छतरी नहीं पकड़ सकते, माजूर साले। ये रूलिंग ओलिगार्की है, वो टू नेशन थ्योरी की जिंदा मिसाल है, बाकी पाकिस्तानी कचरा। ये पाकिस्तान है, और ये टू नेशन थ्योरी, और पाकिस्तानियों का यह हाल है कि ये ग्रीस में एक ब्रिटिश फैमिली वेकेशन मनाने गई थी वहाँ पे, तो उनकी 18 साल की लड़की सुबह सवेरे सन बाथ और स्विमिंग करने के लिए निकली। तो स्विमिंग करके वो अपने सन बेड पे लेटी हुई थी अर्ली मॉर्निंग में। 2 पाकिस्तानी लड़के पहुंच गए और उसका उसी के सन बेड पे बलात्कार किया, गैंग रेप किया। पकड़े गए, लाइफ प्रिजन मिल गई इनको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा मिली है। मैं पहली बार ग्रीस किया था ना जब 97 में, तो मुझे वहाँ पे बताया गया कि ग्रीस मुसलमानों के मामले में बहुत सख्त है। मुसलमानों को नेशनलिटी भी बहुत लंबे चौड़े उसके बाद मिलती है, वहाँ पे अजाइलम भी नहीं मिलती, और बहुत कम मुसलमान हैं। फिर ये जो तुर्की के रास्ते से ग्रीस में जब आए हैं, तो मैं लास्ट ईयर गया था ग्रीस, तो मैं अपनी होटल से एक बार निकला बस में, बस स्टॉप की तरफ, आगे काफ़ी चल के जाना पड़ता था। तो मैं एक जगह निकला तो मुझे लगा कि कराची में हूँ।
मैंने देखा वहां पे लाइन से रेस्टोरेंट दुकानें सब थी और बाहर शलवार कमीज में ही लोग घूम रहे थे, इतने सारे लड़के, एक भी औरत नहीं थी, सब लड़के, और पूरा पाकिस्तान बनाया हुआ था उस। मेरी फैमिली मेरे साथ थी, बोला ये, मैंने कहा हाँ देख लो, पहले कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पाकिस्तानी, आज ग्रीस में पाकिस्तानी तुर्की के रास्ते से इतना पहुंच गया है और सारे जुर्म करते हैं। पाकिस्तानी जहां जाएगा अपने मुल्क का नाम रोशन करता ही करता है। जैसे इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं, ऐसे इनका काम। और फिर सबसे बड़ी बात, क्या आप कहोगे इस्लामोफोबिक को, लेकिन इस्लाम जोर ही सेक्स पे तो देता है। इस्लाम इज ऑल अबाउट सेक्स। अच्छे काम करोगे जन्नत में हूर मिलेगी, हूर ऐसी 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 होगी, हूर के साथ आप जो काम करोगे वो इतना, ये वो, इसका ये मजा, इसका वो, इसका ये। दुनिया में रहते हो 4 शादियां करो, जितनी लोंडियां रखनी है 100 रखनी है, 100 रख सकते हो 100 रखो। इट्स ऑल अबाउट सेक्स। दुश्मन पे हमला करो तो उसकी लड़कियों को और बच्चों को मारो नहीं। सुभान अल्लाह, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहमदिल थे। अरे भाई, वो इसलिए कि लड़कियों को फिर सेक्स स्लेव बनाना होता था और बच्चों को फ्यूचर मुजाहिद बनाना होता था मुसलमान करके, इसलिए नहीं मारने दिया था, कोई रहमदिली नहीं थी। मेरी वीडियो तैयार हो रही है, उसमें साफ डिटेल में मैं आपको प्रूफ्स के साथ दिखा रहा हूं कि इस्लाम इज नॉट टॉलरेंट, नॉट एट ऑल। वो मैं आपको डिटेल में उस वीडियो में बताऊंगा। तो अजीज दोस्तों, ये है कहानी। आखिरी स्टोरी की तरफ चलता हूं, वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक वो आखिरी स्टोरी फिर कभी। ये भाई साहब आसिम मुनीर ने लेटेस्ट बयान दिया है कि पाकिस्तान की तरक्की को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वो तो हमें भी पता है, पाकिस्तान की तरक्की को साला तुम लोगों ने ही रोका है, पाकिस्तान को बर्बाद तुम लोगों ने किया है। कहते पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी शूट करेगी, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाला छोड़ा नहीं जाएगा। अबे तुम्हारे से ज्यादा मैली आंख किसने रखी है? पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा मैली आंख तुम आर्मी वालों ने रखी है। अजीज दोस्तों, मैं समझता हूं काफी है। ये खबर हो रही है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे जितने पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियां गुजरेंगी, इनको टोल टैक्स माफ कर दिया। 1000 रुपए का टोल टैक्स है, तो पार्लियामेंटेरियन बेचारी गरीब होते हैं, कहां से देंगे? टोल टैक्स माफ कर दिया है। अब आई होप कि IMF इनको पकड़ेगी कि भाई साहब टैक्स माफ करने की मना है, रोज कुछ ना कुछ कर सकते हैं, रोज कुछ ना कुछ। और फायदे गरीब को नहीं दे रहे। गरीब का इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ा रहे हैं, गैस का भाव बढ़ा रहे हैं, 50% गैस की कीमत बढ़ा दी। फायदे एलिट को दिए जा रहे हैं। अब 1000 रुपया टोल टैक्स नहीं दे सकते क्या वो, जिनको रोज का कई हजार रुपया तो खाली TADA मिलता है, जिनको पेट्रोल फ्री मिलता है, गाड़ी सरकारी होती है, तो साले अपनी जेब से लानत है तुम लोगों के ऊपर, एलिट क्लास वालों, कि खुलेआम लूटते हो यार। अब अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।